बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। फ्रिक्शन फोर्स को समझने का सबसे आसान तरीका है सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करो कि तुम फ्रिक्शन होते तो क्या करते। एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लो कि तुम फ्रिक्शन फोर्स हो। फ्रिक्शन कुछ नहीं होता इस दुनिया में, तुम फ्रिक्शन फोर्स हो और तुम चाहते हो कि चीजों के बीच स्लिपिंग ना हो। फ्रिक्शन क्या चाहता है? चीजों के बीच स्लिपिंग ना हो। तो तुम क्या चाहते हो कि चीजों के बीच स्लिपिंग ना हो। और फिर सोचो कि अगर मैं स्लिपिंग नहीं चाहता तो मैं किस तरह फोर्स लगाऊंगा, कितना फोर्स लगाऊंगा, अपनी मैक्सिमम लिमिट का फोर्स लगाऊंगा या कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। जब तुम इस तरीके से सोचोगे तो फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन ओरली ही सॉल्व करके आंसर दे दोगे। तो पेशेंटली फ्रिक्शन की डेफिनेशन, फ्रिक्शन के फॉर्मूले समझने से पहले यह समझो कि फ्रिक्शन ज्यादातर लोगों को टफ क्यों लगता है। फ्रिक्शन टफ इसलिए नहीं लगता कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसलिए लगता है कि उसमें जल्दबाजी की तो हमेशा गलत आंसर आता है। तो बस 3 सिंपल केसेस है, 3 बॉक्सेस अलग अलग टेबल पे रखे हुए हैं और तुम क्या हो? तुम फ्रिक्शन हो। तुम्हारा काम है कि ये जो बॉक्सेस हैं, जो ब्लॉक्स हैं, ये स्लिप ना करे टेबल के ऊपर। ओके, ये ब्लॉक्स स्लिप नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके, जिस तरह दुनिया में हर चीज की एक लिमिट होती है, हर इंसान की एक लिमिट होती है, फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है। तो तुम्हारी एक लिमिट है, वो लिमिट मैं लिख देता हूं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू से क्या मतलब है? तुम्हारी लिमिट। ओके, लिमिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बाद में सीखेंगे। अभी के लिए ये मान लो कि तुम्हारी लिमिट है 50 न्यूटन फोर्स। तुम कितना फोर्स लगा सकते हो? 50 न्यूटन। ये तुम्हारी लिमिट है। ओके, क्योंकि तुम फ्रिक्शन हो, तुम्हारी लिमिट है 50 न्यूटन। अब 3 अलग अलग केसेस हैं। पहला ब्लॉक है एम, लिमिट कितनी है फ्रिक्शन की? 50 न्यूटन। और मैंने एक फोर्स लगा दिया इस एम पर, मैंने आगे की तरफ लगा दिया एक फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स है, मेरा फोर्स है, और मैंने फोर्स लगा दिया बच्चों 60 न्यूटन। तो क्या होगा? अगर मैंने 60 न्यूटन का फोर्स आगे लगा दिया तो तुम क्या करोगे? तुम क्या चाहते हो कि ये ब्लॉक इस ग्राउंड पर, इस सरफेस पर स्लिप ना करे। ग्राउंड, सरफेस, टेबल जो भी दिया है, तुम चाहते हो कि ये ब्लॉक इस ग्राउंड पर स्लिप ना करे। तुम्हारी लिमिट है 50 न्यूटन। तुम 50 न्यूटन का फोर्स यूज कर सकते हो। तुम चाहते हो ये ब्लॉक ग्राउंड पर स्लिप ना करे, तो तुम 50 न्यूटन का फोर्स या 40 न्यूटन का फोर्स या 30 न्यूटन का फोर्स जितना भी लगा सकते हो, किस तरफ लगाओगे? अगर मैं आगे खींच रहा हूं और डब्बा किधर स्लिप होने वाला है? आगे की तरफ। तो तुम स्लिपिंग रोकने के लिए ऑब्वियस सी बात है किस तरफ फ्रिक्शन लगाओगे? तुम लगाओगे फ्रिक्शन पीछे की। कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाओगे? 60 न्यूटन। तुम चाहोगे तो कि मैं 60 न्यूटन लगा दूं, पर तुम्हारी क्या है लिमिट? कितनी लिमिट है? सिर्फ 50 न्यूटन। तो फिर तुम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाओगे पीछे की तरफ? फ्रिक्शन इक्वल्स टू 50 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक रुकेगा? क्या तुम्हारा 50 न्यूटन का फोर्स इसे रोकने के लिए एनफ है? ऑब्वियसली नहीं है। मैंने 60 न्यूटन लगाया है, तुमने सिर्फ 50 न्यूटन लगाया। तो क्या होगा? ये ब्लॉक आगे एक्सेलरेट कर जाएगा। तो फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, वो मैक्सिमम उस लिमिट से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता। अब दूसरा केस समझो। मैंने दूसरा ब्लॉक लिया, उस पर फोर्स लगाया आगे, लेकिन इस बार एक्सटर्नल फोर्स लगाया सिर्फ 30 न्यूटन। तुम क्या चाहते हो? कि स्लिपिंग ना हो, ग्राउंड पर कोई स्लिपिंग ना हो। बस फ्रिक्शन की इतनी ही चाहत होती है कि स्लिपिंग ना हो। तुम चाहते हो स्लिपिंग ना हो,
तो तुम किस तरफ फोर्स लगाओगे? मैं आगे स्लिप करने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम पीछे फ्रिक्शन लगाओगे। कितना फ्रिक्शन लगाओगे बच्चों? तुम्हारी लिमिट है कितनी? 50 न्यूटन। तुम 50 न्यूटन फोर्स लगा सकते हो। मैंने आगे कितना फोर्स लगाया है? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन को रोकने के लिए तुम पीछे कितना फोर्स लगाओगे? 30 न्यूटन का इफेक्ट कैंसिल आउट करने के लिए क्या तुम पीछे 50 न्यूटन फोर्स लगाओगे? क्योंकि अगर तुमने 50 न्यूटन फोर्स पीछे लगा दिया तो अब ये ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? पीछे की तरफ। इस पर नेट फोर्स पीछे की तरफ ज्यादा है। तो अगर तुमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया तो ब्लॉक पीछे एक्सेलरेट करने लग जाएगा। तो क्या तुम 50 न्यूटन फोर्स लगाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम तो फ्रिक्शन हो ना, और तुम नहीं चाहते कि ये स्लिप करे। तो तुम पीछे की तरफ 50 न्यूटन फोर्स मत लगाओ। कितना फोर्स लगाना? सिर्फ 30 न्यूटन। 30 न्यूटन लगाया, नेट फोर्स हो गया 0। रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे रहेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो फ्रिक्शन में क्या याद रखना है कि जल्दी से लपक के मैक्सिमम वैल्यू नहीं पुट करनी है। समझ में आई बात? मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन नहीं होती हर केस में। हम अभी कैलकुलेट करेंगे, म्यू एम जी होती है, म्यू एन होती है, लेकिन की बात में करेंगे। तुम्हें क्या सीखना है कि फ्रिक्शन की लिमिट पता चल जाए तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि फ्रिक्शन अपनी लिमिट के बराबर लगेगा या उससे कम लगेगा। ओके? जब तक ये ना पता चल जाए कि लिमिट कितनी है, तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। और दूसरी चीज, लिमिट पता चल भी जाए तो जल्दबाजी में फ्रिक्शन को लिमिट के बराबर पुट नहीं करना है। अगर बराबर पुट करोगे तो आधे क्वेश्चन सही होंगे और डॉट आधे क्वेश्चन गलत होंगे। ओके? 90% क्वेश्चंस मैं ये देख के ही पता चल जाएगा कि तुमको कि फ्रिक्शन की लिमिट से ऊपर की जरूरत है या लिमिट के नीचे की जरूरत है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं ना, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है? तो तीसरा केस भी देखते हैं। ये ब्लॉक एम मास का रखा हुआ है और इस बार मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया इस पर आगे की। तुम चाहते हो स्लिपिंग ना हो, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया। तुम चाहते हो स्लिपिंग ना हो, तो क्या अभी भी तुम पीछे की तरफ इसे फ्रिक्शन फोर्स लगा दोगे? बिल्कुल नहीं। अरे भैया, कोई स्लिपिंग करा ही नहीं रहा था। जब स्लिपिंग हो ही नहीं रही थी तो तुम पीछे फोर्स लगा के जबरदस्ती थोड़ी स्लिपिंग करा दोगे। तो इस केस में फ्रिक्शन कितना रहेगा? क्यों रहेगा 0? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स स्लिपिंग करा ही नहीं रहा था, यानी फ्रिक्शन को लगने की जरूरत ही नहीं थी। तो दौड़ के जल्दी से फ्रिक्शन की लिमिट या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू से इक्वेट नहीं करनी है। इतनी सी बात बताई मैंने कि फ्रिक्शन जो होता है इज नॉट ऑलवेज टू फ्रिक्शन जो होता है इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू से 0 के बीच में रहता है। इतनी सी चीज याद कर लो, समझ लो, रट लो, जो करना है करो, पर ये तुमको क्लियर होनी चाहिए कि फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू और 0 के बीच होता है। दूसरी चीज, फ्रिक्शन स्लिपिंग पसंद नहीं करता। फ्रिक्शन नहीं चाहता कि चीजें एक दूसरे के ऊपर घिसे। जब चीजें एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती है, घिसती है, तो एनर्जी लॉस होती है, हीट जनरेट होती है, साउंड आती है गंदी सी। फ्रिक्शन वो सब नहीं चाहता है। ओके? तो सब शुरू करते हैं। आई थिंक एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और डिफिकल्टी कहां आनी है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन लिखा देता हूं। इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे केसेस सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालो फ्रिक्शन फोर्स। ओके? नोट डाउन करो बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो चीजें कॉन्टैक्ट में आती हैं, फ्रिक्शन तभी उनके बीच आ सकता है। दूर से फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। दूर से कौन से फोर्स लग सकते हैं?
ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 12th में पढ़े, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स दूर से लग सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो चीजें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रिवेंट स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस। मैं बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं। फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। It acts between two surfaces and always try to prevent slipping between the surfaces. एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि फ्रिक्शन को स्लिपिंग पसंद नहीं है। ओके, फ्रिक्शन को स्लिपिंग पसंद नहीं है। स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन उसको अपोज करना चाहेगा। स्लिपिंग होने वाली होगी तो भी फ्रिक्शन उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, कांटेक्ट फोर्स। एक तो हुआ फ्रिक्शन और एक कांटेक्ट फोर्स तुमने इससे पहले पढ़ा था, वो था नॉर्मल रिएक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं बिटवीन टू सरफेसेस, जब भी दो चीजें बच्चों कांटेक्ट में आती हैं, दो हाथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो वो एक दूसरे पे दो तरीके का फोर्स लगा सकते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स विच इज परपेंडिकुलर। बच्चों मैथ्स में नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। मैथ्स में नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का कौन सा हिस्सा? परपेंडिकुलर वाला। और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है? पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो उनके बीच दो फोर्सेस लग सकते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। ओके, अब फ्रिक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है? सरफेस कैसी बनी हुई है, पहली चीज समझ में आती है ना। आप ग्राउंड के ऊपर फील करोगे, अगर आपको एक डब्बे को धक्का देना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी डब्बे को आप आइस की ब्रिक के ऊपर रखो, फिर पुश करो, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी चीज को आप ऑयल की एक लेयर बिछा दो पूरे ग्राउंड के ऊपर, फिर धक्का दो, और कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा कि सरफेस कौन से मटेरियल की बनी हुई है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? पहली चीज सरफेस पर। ओके, सरफेस किस चीज की बनी हुई है? सरफेस के मटेरियल पर। ओके, जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही है उनके मटेरियल के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज, अब मटेरियल तो कोई भी हो सकता है, प्लास्टिक, आयरन, सीमेंट, है ना, स्टोन। तो हर एक मटेरियल के लिए हमारे पास एक वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की हुई है, तुमको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बाद में ये म्यू दो टाइप का हो जाएगा, तब देखेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि हर सरफेस का एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। बाद में ये दो तरह का कोएफिशिएंट हो जाएगा, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। बस इजी स्टार्टिंग में समझने के लिए बस ऐसा मान लो कि हर सरफेस का एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ओके, 80% क्वेश्चंस में बच्चों एक ही सिंगल कोएफिशिएंट दिया होता है, काइनेटिक और स्टैटिक का भी। अगर अलग अलग दिया हुआ है तो देख लेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर आप कम पढ़ा रहे हो, कम नहीं, लाइन से पढ़ा। ठीक है, सरफेस तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल किस सरफेस का है, सरफेस किस मटेरियल का है। दूसरी चीज, जो दो चीजें कांटेक्ट में है वो कितनी जोर से कांटेक्ट में है। देखो बच्चों, अगर आप दोनों हाथों को एकदम लाइटली टच में रखो एक दूसरे के, तो आप इनको मूव करोगे तो कोई भी फ्रिक्शन आपको फील नहीं होगा, कोई हीट जनरेट नहीं होगी, कोई साउंड नहीं आएगी। ठीक है, वही दो हाथ है, पर लाइटली टच करोगे तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा जब आप इन्हें स्लिप करोगे एक दूसरे के ऊपर।
लेकिन अगर टाइटली इनको प्रेस करोगे, सरफेसेस तो अभी भी वही है, पर टाइटली प्रेस किया तो क्या बढ़ गया, नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे पर। टाइटली प्रेस करके जब स्लिप करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी, बहुत सारा एनर्जी लॉस होगा, जल्दी से हाथ आपके जलने भी लग जाएंगे। ओके, मेरे तो ऑलरेडी गर्म हो गए। तो द थिंग इज कि फ्रिक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मटेरियल कौन सा है और दूसरा दो चीजें कितना जोर से एक दूसरे को प्रेस करे हुए हैं, उनके बीच कांटेक्ट कितना स्ट्रांग है। तो कांटेक्ट स्ट्रांग होने का मतलब है कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा नॉर्मल बिटवीन द सरफेस। तो मटेरियल अगर रफ ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्शन लग पाएगा, चीजें अगर ज्यादा जोर से दबी हुई है एक दूसरे के ऊपर तो ज्यादा फ्रिक्शन लग पाएगा। ओके, इन दो से हमको क्या मिलेगा, इन दो से हमको मिलेगा फ्रिक्शन की लिमिट, जिसकी हम बात कर रहे थे ना कि लिमिट पता होनी चाहिए, तभी जान पाएंगे कि फ्रिक्शन कितना कितना वैल्यू ले सकता है। और क्या चीज याद रखनी है कि जो भी लिमिट आएगी फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा उसके बराबर नहीं होगी। तो अब बता ही देता हूं, ऐसा क्या सस्पेंस बनाना, ठीक है। जो लिमिट होती है फ्रिक्शन की उसको मैं एफ मैक्स से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, हो सकता है आपके सर इसको कुछ और लिखते हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखते हो, मैं स्मॉल एफ के नीचे मैक्स लगाता हूं। तो जो लिमिट होती है फ्रिक्शन की किस किस पर डिपेंड करेगी, मटेरियल यानी म्यू पर और नॉर्मल रिएक्शन। इसको ज्यादातर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पर कुछ बुक्स में आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में एफ आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं और से पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज मत होना कि उस बुक में गलत लिखा है कि नहीं, सब जगह अलग अलग नोटेशन है, मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, अगर कभी न्यूटन के एन और नॉर्मल के एन के बीच कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं एन के ऊपर वेक्टर लगा देता हूं, उससे मुझे याद रहता है कि ये फोर्स वाला नॉर्मल। ओके, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों हमेशा कितनी होगी, म्यू म्यू एम। किस पर डिपेंड करा, मटेरियल कौन सा है, किस पर डिपेंड करा, कितनी जोर से प्रेस किए हुए हैं। ओके, कितनी जोर से प्रेस किए। नॉर्मल क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कैलकुलेट करना पहले भी सीखा था, फिर से सीखेंगे, डोंट वरी। अब जब भी तुम ये चीज लिखो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है तो मेंटली एक नोट बनाओ कि फ्रिक्शन की वैल्यू ये होना जरूरी नहीं है, फ्रिक्शन विल बी लेस देन एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा और जीरो से बराबर, वो जीरो से बड़ा होगा, मतलब इस रेंज में होगा। जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या मैक्सिमम हो सकता है जितना रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट हम अभी समझ लें। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? इतना पोर्शन आपको नोट डाउन करना है। ओके, इसको क्लियरली नोट डाउन करो। नहीं करना चाहते तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गेट अ प्रिंट आउट, अदरवाइज आप भूल जाओगे क्या क्या चीजें बताई थी। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि फ्रिक्शन स्लिपिंग पसंद नहीं करता, और दूसरी चीज बताई कि फ्रिक्शन की वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और जीरो के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, जल्दी से कूद के मैक्सिमम वैल्यू को फ्रिक्शन की एक्चुअल वैल्यू पुट नहीं करना है। आप फ्रिक्शन हो और आपकी लिमिट है 100 न्यूटन, पर अगर 100 न्यूटन की जरूरत नहीं है तो आप 100 न्यूटन फोर्स नहीं लगाओगे। अगर सिर्फ 50 न्यूटन की जरूरत है तो आप होशियार हो, सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स लगाओगे। अगर किसी फोर्स की जरूरत नहीं है तो आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे। इस चीज को हमको समझना है कि कब जरूरत है और कब जरूरत नहीं है। इस चीज को जब तेजी से पढ़ाते हैं टीचर्स तो इस तरह से लिख देते हैं, एफ की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू उसकी मैक्सिमम और जीरो के बीच में होती है,
और क्लियरली लिखना चाहे तो कई लोग लिखते हैं फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको एक छोटा सा हैशटैग लगा के लिख देनी चाहिए कि फ्रिक्शन जो है म्यू एन और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब पहला क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यूजुअली टीचर्स को खुद सॉल्व करना चाहिए, पर मुझे लगता है आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एक ब्लॉक है जिसका मास है m और वो एक ग्राउंड पे रखा हुआ है जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ये क्या होता है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये एक कांस्टेंट होता है जो हर सरफेस की रफनेस के बारे में आइडिया देता है। जितना ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है उतनी सरफेस ज्यादा रफ है। इसकी वैल्यू कहां से आती है इसकी चिंता आपको नहीं करनी। ओके, एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा टू कैलकुलेट दिस। ओके, और एक ब्लॉक है मास m का, ग्राउंड पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, m इज इक्वल्स टू 20 kg और म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.6। ओके, अब जैसे ही आपको फ्रिक्शन का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, एक चीज हमेशा कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। क्या? फ्रिक्शन की लिमिट। समझ रहे हो? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, तब तो आप डिसाइड करोगे कि कितना फोर्स लगाना है। तो आप फ्रिक्शन हो वो मत भूलना, आप फ्रिक्शन हो तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? अपनी लिमिट कैलकुलेट करना। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ब्लॉक है मास m का, और मैंने एक फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टली, मतलब आगे की तरफ, और इस फोर्स की वैल्यू, ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। तो पहला केस ले रहा हूं जिसमें ये F की वैल्यू है 80 न्यूटन। F की वैल्यू है 80 न्यूटन। मैंने आगे की तरफ कितना फोर्स लगाया? 80 न्यूटन। और ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। कैलकुलेट करना है कि आपको कितना फ्रिक्शन लगाना है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। जिन लोगों को लगता है कि समझ आ गया है वो यहां पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। इस बात को समझना, कार चलाने के लिए कार में बैठ के ड्राइव करना पड़ेगा। फरारी को चलते हुए देख के तुम नहीं सीख जाओगे कि कैसे तेज कार चलानी है। अगर कार चलाना सीखना है, अच्छे से ड्राइव करना सीखना है, तो कार में ही बैठना पड़ेगा। कितने भी जीनियस टीचर को कितनी भी वीडियोस देख लोगे, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते देख लोगे, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे नहीं सीखोगे। ओके, तो फोर्स लगाया है आगे की तरफ 80 न्यूटन, मास गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, और पूछा है कैलकुलेट फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो देख लो, पर अगर रिवीजन के लिए देख रहे हो तो सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो हमको शुरू करने से पहले क्या चीज पता है कि फ्रिक्शन की लिमिट इतनी होती है। तो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ज्यादातर क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसे पॉइंट मास से या छोटे से सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, और जो जो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं वो उस पर ड्रॉ करना है। इस ब्लॉक M पर कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं आपको? मैंने बताया था जमीन के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो एक फोर्स तो उस पर जरूर लगा दो। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। कितना होता है? mg। ठीक है, हमारे अर्थ की सरफेस के आसपास हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स तो तुम्हें लगाना ही है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg। दूसरा फोर्स कौन सा लगाना है? अरे mg, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। क्या ये ग्राउंड में घुस जाएगा? नहीं भाई, अनलेस ग्राउंड बिल्कुल ही कीचड़ का बना हो, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का बना हो, ग्राउंड में नहीं घुसेगा। तो इसको ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, पर ये नीचे नहीं जा रहा,
इसका क्या रीजन होगा कि जो ग्राउंड की सरफेस है वो इसको सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कैसे करेगी? ऊपर की तरफ पुश करके। वो कौन सा फोर्स होता है? वो भी एक कांटेक्ट फोर्स होता है और उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला फोर्स हर चीज पे बनाना है ग्रेविटेशनल, और अगर वो चीज किसी सरफेस पे टिकी हुई है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में है, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर दूसरा फोर्स कौन सा बना सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन। शॉर्ट में इसको सिर्फ नॉर्मल लिख देते हैं। तीसरा फोर्स जो मैंने लगाया, चौथा जो तुम लगाओ क्योंकि तुम फ्रिक्शन हो, तीसरा फोर्स जो मैंने लगाया आगे की तरफ है। और बच्चों अगर तुमने फ्रिक्शन नहीं लगाया तो किस तरफ स्लिपिंग होगी? आगे हो जाएगी कि नहीं? अगर तुमने कोई फ्रिक्शन नहीं लगाया तो ये आगे खिसक जाएगा, तो आगे खिसकने की टेंडेंसी है। तो किस तरफ लगेगा फ्रिक्शन? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन लगाओ पीछे की तरफ। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, पर कंफ्यूजन हो तो पूरा लिख देना। ओके, ये 4 फोर्सेस हैं, एफ, फ्रिक्शन, नॉर्मल, एनजी। कितना आसान है। वाई डायरेक्शन के फोर्सेस, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस। पहले बात करो वाई डायरेक्शन की। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेट करना है। क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि साइड में लिखा था, मिटा दिया मैंने, यहां पे लिख देता हूं कि फ्रिक्शन जो है उसकी लिमिट म्यू एन से 0 के बीच में है। तो पहला काम हमेशा क्या करना है फ्रिक्शन के क्वेश्चन में? अपनी लिमिट पता करनी है। तुम्हें तुम्हारी लिमिट पता करनी है, तुम्हें फ्रिक्शन की लिमिट पता करनी है। वाई डायरेक्शन में बच्चों कोई चीज ग्राउंड पर रखी है, तुम आगे खींच रहे हो, क्या ये अचानक से ऊपर उड़ सकती है? नहीं। क्या ये ग्राउंड के अंदर घुस सकती है? नहीं। अज्यूमिंग ग्राउंड टूट नहीं रहा, तो ना तो ये ऊपर उड़ रही है ना नीचे घुस रही है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ओके, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो देख लो कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जब तक मास कांस्टेंट है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को ये इक्वेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है तो हम क्या कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन। हम वेक्टर्स की जगह सेकेंड लॉ की अलग अलग 2-3 इक्वेशन बना सकते हैं। एक्स डायरेक्शन की अलग इक्वेशन, वाई डायरेक्शन की अलग इक्वेशन। इससे चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तुम सोचो, वाई डायरेक्शन में एक फोर्स ऊपर है, एक नीचे है। क्या वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? क्या ये ऊपर या नीचे की तरफ मूव होता दिखने वाला है? नहीं। तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? अगर वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं। कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूं? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहा हूं, अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई करें। वाई डायरेक्शन के लिए ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, इतना सिंपल है। ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू किसके होगा? मास इनटू वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, जो कि कितना है? 0। ओके, तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, ये क्या लिख दिया हमने? नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज वाई डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, उसमें नेट फोर्स 0 होगा। इतना तो याद रख सकते हो। जिस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं हो रहा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, उस डायरेक्शन का नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा? 0। जब तुम बड़े हो जाओगे, मतलब जब तुम सीख जाओगे, तो तुम डायरेक्ट लिखोगे कि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है, यानी ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। इतना सही है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। या तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करना होता है, या आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स करना होता है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन क्या आई?
थोड़ी और जगह चाहिए होगी। n इज इक्वल्स टू mg। नॉर्मल की वैल्यू जैसे ही मिली वैसे ही तुरंत कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है? ये जो फ्रिक्शन की लिमिट तब से हम बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की लिमिट म्यू एन से 0 के बीच में, फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू कितना है बच्चों? म्यू की वैल्यू देखो 0.6 और m कितना है बच्चों? mg के बराबर। और m की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन थी, कितनी गिवन थी m की वैल्यू? m की वैल्यू थी 20, ठीक है, तो m की वैल्यू थी 20, g की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं। जब तक क्वेश्चन में 9.8 गिवन ना हो आप 10 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में 9.8 मेंशन है तब आपको 9.8 लेना पड़ेगा। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कितना लंबा जाएगा, तो 20 इंटू 10 कितना आ गया? 200 न्यूटन। नॉर्मल की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन, ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू आई है 200 न्यूटन, तो म्यू एन में नॉर्मल की वैल्यू 200 पुट कर दी। F इज लेस देन इक्वल टू 0.6 इंटू 200 बच्चों आएगा, पॉइंट से पॉइंट गया 120, लेस देन फ्रिक्शन 0 से 120 न्यूटन के बीच लग सकता है। तो फिर से आ जाते हैं वापस, तुम फ्रिक्शन हो और तुम्हारी लिमिट है 120 न्यूटन, तुम 120 न्यूटन तक फोर्स लगा सकते हो इस ब्लॉक को रोकने के लिए, नहीं रोकने के लिए नहीं, इसकी स्लिपिंग को रोकने के लिए, ठीक है, गलत चीज नहीं बोल रहे, स्लिपिंग को रोकने के लिए तुम 120 न्यूटन तक फोर्स लगा सकते हो। अब सोचो मैंने आगे कितना फोर्स लगाया है, F की वैल्यू ए पार्ट में कितना लिया है हमने? 80 न्यूटन। तो मैंने अगर 80 न्यूटन फोर्स लगाया है और तुम्हारी लिमिट है 120 न्यूटन, तो तुम कितना फोर्स लगाओगे इसे रोके रखने के लिए? कितना फोर्स लगाओगे स्लिपिंग बचाने के लिए? क्या तुम पूरा 120 न्यूटन पीछे की तरफ लगा दोगे? अगर तुमने 120 न्यूटन पीछे लगा दिया और मैंने सिर्फ 80 न्यूटन आगे लगाया था, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या पीछे खिसकने लग जाएगा? एक सेकंड के लिए सोचो कि तुमने बोला मेरी लिमिट है 120 न्यूटन, तो मैं पूरा 120 न्यूटन फोर्स लगा देता हूं। 120 न्यूटन फोर्स बहुत स्ट्रांग है, 120 न्यूटन फोर्स 80 न्यूटन से ज्यादा है। तो इस केस में ये डब्बा, ये बॉक्स पीछे जाने लग जाएगा। तो तुम्हारा पर्पस क्या था? पर्पस था कि तुम्हें स्लिपिंग पसंद नहीं है और तुमने 120 न्यूटन फोर्स लगा के डब्बे को पीछे स्लिप करा दिया, तो पर्पस तो डिफीट हो गया ना। तो अगर मैं या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स 80 न्यूटन फोर्स से इसको स्लिप कराना चाहता है और तुम जो कि फ्रिक्शन हो इसको स्लिपिंग को रोकना चाहते हो, तो तुम कितना फोर्स पीछे लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ 80 न्यूटन। क्या 80 न्यूटन लगाना तुम्हारी कैपेबिलिटी के अंदर है? चेक करो, 120 न्यूटन तक जा सकते थे, सिर्फ कितना लगाना पड़ रहा है? 80 न्यूटन। सो दिस इज करेक्ट। फ्रिक्शन की लिमिट आई 120 न्यूटन, पर फ्रिक्शन लगेगा कितना? फ्रिक्शन विल बी ओनली 80। क्यों? क्योंकि 80 न्यूटन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी स्लिपिंग। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? इतनी सी ही बात है। एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन क्या बनी? F आगे का फोर्स माइनस फ्रिक्शन पीछे का फोर्स। क्या बताया मैंने? इतना ही है न्यूटन्स लॉ, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, कभी ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, और F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू कौन से डायरेक्शन का एक्सेलरेशन? x। या तो x की बात हो रही होगी या y की बात हो रही होगी। पहले केस में एक्सेलरेशन हमें समझ में आ गया था, 0 था, तो हमने नॉर्मल कैलकुलेट किया था उससे। दूसरे केस में हमें फोर्स समझ में आ गया, 80 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 20 इंटू ax। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज, अगर फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोक पाया तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं हो। आई बात समझ में? तो फटाफट पहले पार्ट को नोट डाउन करो। ओके बच्चों, अब आपकी बारी है। 3 केसेस हैं
और तीनों के लिए आप लोग डिसाइड करोगे कि फ्रिक्शन कितना लगेगा और ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखना। ठीक है, एक साथ सब कुछ मत सोचना, गड़बड़ हो जाएगी। तीनों केस के लिए क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो केस ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है ये पता करना है। क्यों पता करना है, क्योंकि हमको नॉर्मल से मिलता है फ्रिक्शन का लिमिट। उसके बाद ऑब्वियसली क्या कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन किस लिमिट तक जा सकता है स्लिपिंग को रोकने के लिए। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि विल द ब्लॉक मूव और नॉट। उसके बाद मैं आपको किसकी वैल्यू बताऊंगा, इन फोर्सेस की, और तब तुम डिसाइड करोगे कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। 10 kg का ब्लॉक है, तो नीचे क्या लगेगा, mg। mg कितना आएगा, m भी 10 है और g भी 10 है, तो कितना आएगा 100 न्यूटन। ओके, सबसे पहले कौन सा फोर्स पता चल गया, mg की वैल्यू पता चल गई 100 न्यूटन। उसके बाद क्या ये जमीन के अंदर घुसेगा, नहीं। क्या जमीन के ऊपर उड़ेगा, नहीं। तो नहीं का मतलब y डायरेक्शन में जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, जिस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है, उस डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 आएगा। कृपया करके ये ना रटने की कोशिश करें कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर होता है, ये बहुत बड़ी गलती है। नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं आएगा, लेकिन इस केस में चूंकि y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो नीचे का फोर्स डेफिनेटली किसके बराबर होगा, ऊपर के फोर्स के। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। ठीक है, तो मैं पहले एफबीडी बना दूं, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और सिर्फ एफबीडी बना रहा हूं। आगे की तरफ कौन सा फोर्स, कैपिटल F। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर तुमने फ्रिक्शन नहीं लगाया, तो आगे स्लिपिंग होने वाली है, तो फ्रिक्शन तुम किधर लगाओगे, पीछे की तरफ। स्लिपिंग रोक पाओगे या नहीं ये अभी डिसाइड नहीं होगा, लेकिन स्लिपिंग रोकने की कोशिश जरूर करो। तो अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी आगे की तरफ है, तो तुम फ्रिक्शन किधर लगाओगे, पीछे की तरफ। आई बात समझ में। पहले तो डायरेक्शन क्लियर हो गई। अब वैल्यू के लिए नॉर्मल की वैल्यू कैसे मिलेगी, y डायरेक्शन की इक्वेशन से। y डायरेक्शन में क्या है इक्वेशन, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू 0 एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, mg। पहले केस में mg कितना है, mg की वैल्यू है 100 न्यूटन। नॉर्मल की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये किसके बराबर होती है, म्यू एम। तो फर्स्ट केस में म्यू कितना है, 0.8। 0.8, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा, 0.8 इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 न्यूटन। कितना आया, 80। एकदम प्यार से सोच लो, mg 100 था तो नॉर्मल 100 आया, और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 0.8 इंटू 100 यानी 80 न्यूटन। ओके, तो जब आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई, अब आप इस कंडीशन में हो कि डिसाइड कर सकते हो कि स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए मुझे इस फोर्स की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो पहले केस में मैं फोर्स की वैल्यू दे रहा हूं 60 न्यूटन, दूसरे में दे रहा हूं 100 न्यूटन, और तीसरे में दे रहा हूं 90 न्यूटन। ओके, तीनों में मैंने अलग अलग वैल्यूज दे दी। अब आगे लगने वाला फोर्स कितना है, स्लिपिंग कराने वाला फोर्स कितना है, 60 न्यूटन, और तुम्हारी लिमिट कितनी है,
80 न्यूटन। तो क्या तुम स्लिपिंग होने दोगे? सोचो, स्लिपिंग कराना चाह रहा हूं, ये मान लेते हैं मैंने फोर्स लगाया, मैं आगे खींच रहा हूं 60 न्यूटन से, तुम स्लिपिंग रोकना चाहते हो, तुम्हारी लिमिट है 80 न्यूटन, तो क्या तुम स्लिपिंग होने दोगे? तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, अगर ज्यादा ताकतवर हो तो स्लिपिंग नहीं कराने दोगे मुझे। और उस केस में तुम कितना फ्रिक्शन लगाओगे पीछे की तरफ, कितने फोर्स की जरूरत है स्लिपिंग रोकने के लिए? क्या पूरे 80 न्यूटन फोर्स तुम पीछे लगा दोगे, या तुम सोचोगे कि सर तो सिर्फ 60 न्यूटन ही लगा पाए हैं, तो उन्हें रोकने के लिए तो मेरा बायां हाथ ही काफी है। ओके, सिर्फ एक हाथ से 60 न्यूटन फोर्स लगा के तुमने मुझे ब्लॉक को आगे ले जाने से रोक दी। तो फ्रिक्शन की लिमिट कितनी आई? 80 न्यूटन, पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ओनली 60 न्यूटन बैकवर्ड्स, और ब्लॉक विल नॉट मूव। समझ में आई बात? ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तुमने एक ही हाथ से मुझे रोक दिया, 80 न्यूटन तुम लगा सकते थे और मैंने सिर्फ आगे 60 न्यूटन लगाया था, तो तुमने एक ही हाथ से मुझे आगे जाने से रोक दिया। दूसरे केस में बच्चों, दूसरे केस के लिए फिर से FBD क्या बनेगा? नीचे की तरफ क्या लगाना है? mg। इस बार m कितना है? 20। g कितना है? 10। तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 हुआ 200, यानी 200 न्यूटन ग्रेविटी है। क्या वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन पॉसिबल है? नहीं। तो फिर वाई डायरेक्शन में ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स डेफिनेटली कैंसिल आउट हो रहे होंगे, तो नॉर्मल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 200 न्यूटन। तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई 200 न्यूटन। आगे मेरा फोर्स है, पीछे तुम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई बच्चों म्यू एन। म्यू एन कितना आ रहा है? 0.5। इस केस में म्यू मैंने 0.5 दिया, तो 0.5 इंटू 200 कितना होगा? ये 100 न्यूटन। तो इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन 100 न्यूटन जा सकता है। 100 न्यूटन तक फ्रिक्शन की लिमिट है, तुम्हारी लिमिट है 100 न्यूटन, और मैं आगे कितना फोर्स लगा रहा हूं? 100 न्यूटन। तो क्या मैं तुम्हें ओवर पावर करके ब्लॉक को आगे ले जा पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर 100 न्यूटन आगे लग रहा है और 100 न्यूटन पीछे लग रहा है, किसी चीज पर 100 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है और पीछे तुम कितना जा सकते हो? मैक्सिमम 100 न्यूटन तक, तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। इस केस में बच्चों फ्रिक्शन कितना लगेगा? 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन फ्रिक्शन लग के द ब्लॉक विल नॉट मूव। क्यों नहीं मूव करेगा? पहले से रेस्ट पर था और एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। पहले 0 तो अभी भी 0। तो अगर कोई चीज रेस्ट पर है और तुमने मैक्सिमम फ्रिक्शन जितना फोर्स लगाया, तो क्या वो मूव करना शुरू करेगी? नहीं, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। 100.00001 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा स्लिपिंग शुरू कराने के लिए। इज दैट क्लियर? याद रखना इसको भी। नेक्स्ट, नीचे की तरफ mg कितना है? 300। आगे की तरफ f। पीछे की तरफ तुम लगाओगे फ्रिक्शन स्लिपिंग रोकने के लिए। ऊपर की तरफ नॉर्मल। नॉर्मल फिर से कितना आएगा? mg के बराबर। रटना नहीं है, अभी नॉर्मल mg के बराबर आ रहा है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे वो सिचुएशन, और हमने देखी भी थी लिफ्ट वाली प्रॉब्लम। पर हाँ, जब तक y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, जब तक नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, नॉर्मल mg के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 300 न्यूटन। F मैक्स कितना है? म्यू n, यानी कि 0.2 है। इस बार काफी स्मूथ सरफेस है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी कम है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस की क्वालिटी बताता है। ओके, 0.2 इंटू 300 कितना आएगा?
0 से गया 60 न्यूटन। तो इस बार तुम्हारी लिमिट कितनी है? सिर्फ 60 न्यूटन। तुम्हारे बाजुओं में कितना ताकत है? सिर्फ 60 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो तुम इसको रोकने के लिए, इसकी स्लिपिंग रोकने के लिए सिर्फ 60 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो। तो एक बात बताओ, इस बार मैं जीत जाऊंगा। कैसे जीत जाऊंगा? मैंने आगे फोर्स लगा रखा है F = 90 न्यूटन, और तो पीछे कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो? सिर्फ 60 न्यूटन। तो क्या करोगे? हार मान के 0 फोर्स लगा दोगे? नहीं, तुम कोशिश करना रोकने की, पूरा जो लिमिट है उतना फोर्स लगा दो। नहीं रुका तो नहीं रुका, कोई बात नहीं। तो इस केस में तुम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाओगे? जितना मैक्सिमम लगा सकते हो, यानी कि 60 न्यूटन। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स जब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी तब कितना फ्रिक्शन लगेगा? जितना वो मैक्सिमम लग सकता था उतना लग जाएगा। नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए, तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 60 न्यूटन। फोर्स आगे है 90 न्यूटन। इस केस में इट विल मूव। आगे का फोर्स पीछे के फोर्स से बड़ा है, तो द ब्लॉक विल मूव। तो पहली चीज क्या सीखनी है कि फ्रिक्शन लिमिट के बराबर लगेगा, लिमिट से कम पे काम चल जाएगा, या लगेगा ही नहीं। ओके, तो पहले ये देखना है कि फ्रिक्शन की जरूरत है या नहीं, और फिर डिसाइड करना है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, और फिर डिसाइड करना है फ्रिक्शन की वैल्यू। लपक के जल्दी से, बहुत होशियारी से फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg मार्क नहीं करनी है, म्यू n मार्क नहीं करनी है। वो फ्रिक्शन की लिमिट होती है, पर उसकी वैल्यू 0 से म्यू n के बीच कोई भी वैल्यू आ सकती है। ओके, चलो इसको भी नोट डाउन करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट सिचुएशन में ब्लॉक सेम है, ग्राउंड सेम है। ब्लॉक हर केस में 5 kg का है, ग्राउंड हर केस में सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तीनों केस में सेम लिया है, 0.6 0.6। ओके, ब्लॉक का मास तीनों केस में सेम लिया है 5 kg, पर तीनों केसेस में फोर्स की वैल्यू अलग अलग लगाई है। एक में 20 न्यूटन, एक में 30 न्यूटन और एक में 40 न्यूटन। तो इस बार क्या डिसाइड करना है कि तीनों केस में क्या क्या एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव करेगा। अभी तक हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं किया, हम बस ये डिसाइड कर रहे थे कि ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। अब से हम ये भी डिसाइड करेंगे कि अगर मूव किया तो एक्सेलरेशन कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग इस बार केस सी प्रूव करो, क्योंकि मुझे लगता है ये सब लोग ठीक करके बताएंगे मुझे, ऐसी मुझे फीलिंग है। ठीक, तो फीलिंग है, तो इस पॉइंट पर तुम वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ही वीडियो को प्ले रखना और देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। होपफुली तुम्हारा स्टेप भी मेरे स्टेप से सेम होगा। गेस करने की कोशिश करो हर स्टेप पे कि सर इसके आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले केस में m नीचे, तो m मास है और नीचे लगेगा mg की वैल्यू है 5 × 10 यानी 50 न्यूटन, और ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन n। ओके, और आगे है मेरा फोर्स F3, और पीछे कौन लगाएगा? तुम लगाओगे, क्योंकि तुम फ्रिक्शन हो। ओके, ठीक है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करिए? नॉर्मल। क्यों करेंगे? क्योंकि उससे फ्रिक्शन की लिमिट μn मिल जाती है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला जो पूरा इस सब का सार है, वो कौन सा फॉर्मूला है? वो ये फॉर्मूला है, उसको ना भूलें कि फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? मैक्सिमम लिमिट यानी μn से 0 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले mg नीचे, ऊपर नॉर्मल। क्या वाई डायरेक्शन में ब्लॉक अपने आप ऊपर उछल सकता है या अंदर घुस सकता है? नहीं। तो फिर नॉर्मल भी कितना होगा? 50 न्यूटन। लेट्स मी राइट इट क्लियरली। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन n माइनस mg इज इक्वल्स टू, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल की वैल्यू mg, यानी नॉर्मल की वैल्यू 50 न्यूटन। ओके,
नॉर्मल की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई। उसके बाद फट से एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन नहीं लिखनी है, क्या करना है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। वो कितनी होती है, म्यू एन। म्यू कितना है, म्यू कितना है इस केस में 0.6 और एन कितना है, एन कितना है 50 न्यूटन। ओके, एन 50 न्यूटन आया था, तो ये आया बच्चों 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन है फ्रिक्शन की लिमिट। तुम्हारी लिमिट कितनी है, 30 न्यूटन। तुम दोनों हाथ से जोड़ के कितना फोर्स लगा सकते हो, मैक्सिमम 30 न्यूटन। और मैं ये डब्बा खींच ले जा रहा हूं आगे, कितने फोर्स से, 40 न्यूटन। तो तुम क्या करोगे इसे स्लिपिंग रोकने के लिए, भाई जितनी तुम में पावर है सारी की सारी पावर, सारा का सारा फोर्स पीछे की तरफ लगा दोगे। तो लगा दिया तुमने सारा का सारा फोर्स, पर क्या तुम्हारा सारा का सारा फोर्स इस बार मुझे रोक पाएगा, नहीं। इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। हमेशा नहीं होगी, लेकिन इस केस में होगी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा फोर्स भी लगाने के बावजूद तुम मुझे स्लिप कराने से नहीं रोक पाओगे। तो स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन 0 लग सकता है, 1 लग सकता है, 2 लग सकता है, पर मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एन। तो यहां पर म्यू एन की वैल्यू कितनी आई थी, 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, 30 न्यूटन। पर मैंने कितना फोर्स लगा दिया, 40 न्यूटन। तो क्या स्लिपिंग रोक पाएगा, नहीं। इस बार लिमिट के ऊपर चले गया उसके, कोई बात नहीं। तो इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, भाई अपनी मैक्सिमम बेस्ट ट्राई करेगा रोकने। कितना फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन का, उसकी लिमिट विच इज 30 न्यूटन। तो इस बार एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स, आगे लगने वाला फोर्स, मेरा फोर्स जीत जाएगा और ये फोर्स बेचारा हार जाएगा। कोई बात नहीं, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, यही इक्वेशन होती है। आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, इतना ही है न्यूटन्स लॉ। आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, एक्स। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5 इनटू। जिन लोगों को ये आ जाता है वो इन तरह के इस लेवल के क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करने लग जाते हैं। वहीं के वहीं एफपीडी में वैल्यू लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लिख देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो प्रैक्टिस इज समथिंग विच यू नीड, और प्रैक्टिस कराने के लिए ही मैं यहां पर। ओके, टीचर को क्वेश्चन सॉल्व करते देख के काम नहीं चलेगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो ही प्ले करके साथ में देखना। ओके, तो सेकेंड केस में मैंने mg और म्यू दोनों सेम रखे हैं। सेम रखे हैं तो सेम वैल्यू ऑफ mg और सेम वैल्यू ऑफ नॉर्मल, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगी। कितनी, म्यू एन, यानी 0.6 इंटू 50। अगेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सेम आई, 30 न्यूटन। और मैंने आगे कितना फोर्स लगाया, 30 न्यूटन। तुम्हारी लिमिट कितनी है, 30 न्यूटन। तो मैंने 30 न्यूटन फोर्स लगाया और तुम भी 30 लगा सकते हो। तो क्या करोगे, स्लिपिंग रोक ही लोगे, क्योंकि पहले से स्लिपिंग हो नहीं रही थी और तुमने भी सेम फोर्स पीछे लगा दिया। तो अगर आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स बराबर हो गए तो क्या होगा, आगे फोर्स कितना लग रहा है, F2 30 न्यूटन। पीछे किसको लगना था, फ्रिक्शन को। कितना लग जाएगा फ्रिक्शन, 30 न्यूटन तक जा सकता है। स्लिपिंग कराने वाला फोर्स भी 30 न्यूटन का है। तो फ्रिक्शन कहेगा अरे इसकी ऐसी की तैसी, मैं भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग के, कितना लग के, 30 न्यूटन, इसको आगे जाने से रोकने की कोशिश करूंगा। और इस केस में एक्स डायरेक्शन में बच्चों क्या इक्वेशन बन जाएगी, F2 माइनस F इज इक्वल्स टू MA, 30 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5A, और एक्सेलरेशन आ गया 0। इस बार फ्रिक्शन सक्सेसफुल हो गया। पिछले में भी वो मैक्सिमम लगा था, इस बार भी मैक्सिमम लगा।
पिछले में वो स्लाइडिंग नहीं रोक पाया था, पर इस बार फ्रिक्शन को सक्सेस मिल गई, उसने स्लाइडिंग रोक दी। अब लास्ट केस देखते हैं। तो वैल्यूज तो सेम ही है, ऊपर नॉर्मल भी वही है, नीचे mg भी वही है, फिर भी मैं लिख देता हूं 50 मैक्सिमम फ्रिक्शन भी वही है, कितना म्यू एन यानी कि 0.6। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कितना है 30 न्यूटन। तो बच्चों इस बार तुम बाजी मार गए, तुम्हारी लिमिट है 30 न्यूटन की और मैंने आगे सिर्फ कितना फोर्स लगाया है 20 न्यूटन। तो क्या तुम खुशी के मारे पीछे 30 न्यूटन फोर्स लगा के इसको पीछे ले जाओगे, या होशियारी के साथ सिर्फ कितना फ्रिक्शन लगाओगे 20 न्यूटन। ओके, तो क्या करोगे, पीछे 30 न्यूटन लगाओगे या पीछे 20 न्यूटन लगाओगे? सोच लिया, समझ में आ गया? स्लिपिंग कराने वाला फोर्स कितना है, सिर्फ 20 न्यूटन का। तो स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन को सिर्फ कितना लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन ही फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन विल बी 20 न्यूटन। ये एक चीज समझ में नहीं आती लोगों के, और आ जाती है तो भूल जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं इसके बाद खूब सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, उसकी फोटो खींच लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और खाली टाइम में बैठे बैठे सारे सॉल्व करते हैं। ओके, पहले इसको लिख लेते हैं फाइनल आंसर। इस बार एक्स डायरेक्शन की क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स डायरेक्शन में आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स। मतलब मैंने तो नेट फोर्स बोलना ही बंद कर दिया, मैं तो यही बोलता हूं आगे का माइनस पीछे का या ऊपर का माइनस नीचे का, उससे कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 20 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5 इनटू a, दैट गिव्स यू a इक्वल टू, इन दोनों में समझ लेना डिफरेंस, एक्सेलरेशन तो दोनों में 0 है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर हो गया है, म्यू mg के बराबर हो गया है, बट यहां पर फ्रिक्शन म्यू mg से कम है। इज दैट क्लियर? इसको एज अ नोट भी लिखा देता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, अब आज की क्लास में हमने जो पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने एक नोट बना के लिख लेना, सबसे सिंपल फ्रिक्शन का केस सीखा, जिसमें एक ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है m, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा है। इसको अलग से इसलिए नोट की तरह लिखा रहा हूं क्योंकि ये केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो इस केस में देखते ही अपने को क्या पता है कि नीचे फोर्स लगेगा mg, FBD बनाना आना चाहिए। FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, मैंने पहले भी मेंशन किया है, पुरानी वीडियोस देख सकते हो। फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, आगे हमारा फोर्स और पीछे लगेगा क्या, तुम्हारा फोर्स यानी फ्रिक्शन। ओके, तो वाई डायरेक्शन की इक्वेशन अपने को क्लियर है क्या, कि नॉर्मल बराबर है mg के, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन हमको क्लियर है कितना होता है, हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन जा सकता है म्यू एन से। तो इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता है, म्यू एम जी। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा इसके बराबर होना जरूरी नहीं है। चौथे केस से देखते हैं, यहां से आसान पड़ेगा। अगर आगे लगने वाला फोर्स ग्रेटर देन म्यू एम जी हुआ, फ्रिक्शन की लिमिट से ज्यादा फोर्स स्लिप कराने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी के बराबर लगेगा। और ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा या रुका रहेगा, द ब्लॉक विल मूव। अगर आगे स्लिपिंग कराने वाला फोर्स फ्रिक्शन की लिमिट से बड़ा है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट के बराबर लग जाएगा, पर फिर भी ब्लॉक को स्लाइड करने से नहीं रोक पाएगा। इस केस में अगर एक्सेलरेशन निकालना पड़े तो आप लिखोगे F माइनस F, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और आंसर आएगा F माइनस म्यू एम जी अपॉन एन इज इक्वल्स टू। तो ये वो केस है जिसमें स्लिपिंग हो गई। कब होगी,
जब स्लिपिंग कराने वाला फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा होगा। दूसरा, अगर स्लिपिंग कराने वाला फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लग जाएगा। पर इस केस में फ्रिक्शन स्लिपिंग होने से रोक लेगा। F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। ये दोनों इक्वल है। उसके अलावा अगर फोर्स जो है वो म्यू एम जी से छोटा है, अगर आगे लगने वाला फोर्स लिमिट से छोटा है, तो आगे जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से छोटा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्या फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लगेगा? अरे उसकी तो जरूरत ही नहीं है। आगे लगने वाला फोर्स 40 है और फ्रिक्शन इस बार गॉस है, वो 100 न्यूटन तक जा सकता है। तो फ्रिक्शन पीछे 100 न्यूटन नहीं लगेगा, सिर्फ कितना लगेगा? 40 न्यूटन। तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। और इस केस में भी F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए में एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और लास्ट केस, अगर फोर्स लगाया ही नहीं, अगर आपने स्लिपिंग कराने की कोशिश नहीं करी, तो फ्रिक्शन पागल नहीं है जो अपने आप पीछे लग जाए और ब्लॉक को पीछे खिसका ले जाए। सोचो कितना अजीब होगा कि एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा था, तुमने उसको फोर्स नहीं लगाया और फ्रिक्शन उसको खींच ले जाए। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए तो क्या करोगे? तो भागोगे रूम से कि भूत आ गया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट 100 न्यूटन है तो वो हर चीज पे 100 न्यूटन लग रहा है। पता चला बाल्टी रखी हुई थी और रखे रखे चली गई, ऐसा नहीं होगा। ओके, ऐसा हुआ तो भाग लेना वहां से। तो फोर्स अगर तुमने लगाया ही नहीं, स्लिपिंग की कोशिश ही नहीं करी, तो फ्रिक्शन भी कितना रहेगा? 0, और एक्सेलरेशन भी कितना रहेगा? 0। तो ये हमने आज की क्लास में सीखा। टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन, जैसे भी आप मैनेज कर रहे हो। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।